हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज सीए फाउंडेशन जैन 2025 अटेम्प्ट के लिए सभी बच्चों को मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो के माध्यम से ये समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने पूरे इस सीए फाउंडेशन की जर्नी को प्लान कर सकते हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर हो सकते हैं अपने जनवरी एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो में बहुत कुछ आपने को सीखने को मिलने वाला है और आप सभी बच्चे स्टार्ट टू एंड मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे और बहुत आराम से, बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे कि किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना चाहिए। तो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले ये जानते हैं कि आप सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लेना है। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि आप सभी बच्चे तभी जनवरी का अटेम्प्ट दे पाएंगे अगर आप सभी ने एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2024 से पहले करवा ली होगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करवाना भूल जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2024 से पहले ज़रूर करवा लें। ठीक है। अच्छा सर, अब हमारे को सीए फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और क्या इसका एक फॉर्मेट रहता है। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए तो हमारे को ये पता होना चाहिए ना कि एग्जाम्स किस फॉर्मेट में होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, है ना। वैसे तो आप सभी लोग फेमिलियर होंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए हैं। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन को करने के लिए। 4 सब्जेक्ट्स के सर नाम: अकाउंट्स का पेपर है, लॉ, उसके बाद मैथ्स, एलआर, स्टैट्स जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हो, और लास्ट में आपका एक इकोनॉमिक्स का भी पेपर होगा। तो ये जो बच्चों पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स और लॉ, इसका पेपर आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्टिव जैसा आप 10वीं 11वीं 12वीं में पेपर्स देते आए हो। ठीक है। लेकिन ये जो 2 एग्जाम्स होंगे मैथ्स और इकोनॉमिक्स के, ये आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड हैं। एमसीक्यू बेस्ड हैं, वो केबीसी की तरह आएंगे ना, 4 ऑप्शंस दिए होंगे एंड यू हैव टू टिक ए बी सी डी में से कौन सी सही है। तो आपको जब अपनी तैयारी को करना है तो आपको हमेशा इस तरह से सोचना है कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको समझना भी है और आपको क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ये भी बहुत ज़रूरी है ना। और प्रॉपर टाइम में टाइम मैनेजमेंट करके किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, किस तरह से क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट में होने चाहिए। तो ये बातें आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में तो खास तौर पर रखनी है। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको कुछ वहां पर लिखना नहीं है, आपको कुछ वहां पर सॉल्व नहीं करके आना है, पर आपको पिक एंड चूज करना है। पिक एंड चूज आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपरली उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर आपकी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर आपको स्पीड पर फोकस जरूर करना है और यहां पर आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस जरूर करना है। सर, एज फार एज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज कंसर्न, तो बेटे सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप देने वाले हो, इसका मतलब आप सभी सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर करेंगे ही करेंगे। उसमें हम 19-20 नहीं कर सकते हैं, उसमें तो हमारे को 100% अपना क्लैरिटी फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पर इन 2 सब्जेक्ट्स में स्पीड पे फोकस करना और इन 2 सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस और अपने फॉर्मेट्स पर फोकस जरूर करना। सर, अब आप हमारे को ये बताओ कि हमारी लर्निंग का पैटर्न क्या होना चाहिए अगले 6 महीने। आपके पास मोटे तौर पर 6 महीने है ना, आपके पास 6 मंथ्स हैं टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस मोटे तौर पर। ठीक है। अब आप इन 6 महीनों में किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे इसको समझते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी मोड पर काम करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग का सहारा लेते हैं। अब सेल्फ स्टडी वाले बच्चे कौन से होते हैं? नॉर्मली देखा गया सेल्फ स्टडी वाले बच्चे वो होते हैं या तो जो एक बार अपना कोर्स शुरू कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना, या फिर कंप्लीट भी कर चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार कर चुके होते हैं लेकिन वो किसी कारण से, है ना, अपना जून अटेम्प्ट नहीं दे पाए या किसी कारण से सितंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, तो दे आर एमिंग फॉर जनवरी अटेम्प्ट। तो ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल पे चल रहे हैं वो या तो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या कोर्स अपना मिडवे में है या कोर्स एटलीस्ट स्टार्ट कर चुके हैं, वो बच्चे हो सकते हैं। या फिर वो बच्चे हो सकते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं
कि हमारे को किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे को किसी कोचिंग सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। वो बच्चे आमतौर पर देखे गए बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो एक ट्रेट पाया जाता है वो होता है कि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो ही आप ऐसी कैटेगरी, सेल्फ स्टडी वाले कैटेगरी वाले व्यक्ति या वाले स्टूडेंट हो सकते हो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं, हमारे को खुद तो नहीं पढ़ना आता, या हमारे को खुद ये नहीं पता कि किस तरह से सीए फाउंडेशन या सीए जर्नी को अटेम्प्ट किया जाए, है ना। तो ऐसे बच्चे हमारे से कोचिंग का सहारा लेते हैं। अब वो कोचिंग कहीं से भी हो सकती है बेटे, वो कोचिंग आप ऑफलाइन सेंटर पर जाके भी ले सकते हो, या फिर हमारे पास ऑनलाइन मॉड्यूल के हिसाब से भी आप कोचिंग प्रेफर कर सकते हो, है ना। अब हम PWCA वाला में क्या करते हैं, हम आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं या हमारे से पढ़ना चाहते हैं, या फिर वो किसी के पास भी कोचिंग के द्वारा अपनी ये प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे, तो उनके लिए स्केड्यूल क्या होने वाला है इस पे चर्चा करते हैं। ये बच्चे तो डिसिप्लिन्ड है, ये बच्चे तो अपने आप ही कर लेंगे, एंड इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि ये खुद प्रैक्टिस करके अपना ये अटेम्प्ट क्लियर कर पाए। ऐसे बच्चे जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए स्पेशली उनके लिए क्या स्टडी शेड्यूल रहने वाला है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपकी डेली क्लास आपको लगानी होगी, हर बच्चे को डेली क्लास लगानी होगी, और डेली क्लास चारों सब्जेक्ट्स की होती है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, चाहे वो लॉ है। डेली क्लासेस आपकी होंगी, 5 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं हर हफ्ते, और कम से कम 6 से 8 घंटे की ये क्लासेस होती हैं। ऑल ऑब्वियसली देयर आर सर्टन ब्रेक्स इन बिटवीन, सारी की सारी क्लासेस इकट्ठे तो नहीं हो रही है, कुछ कुछ आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे का बीच बीच में ब्रेक्स होता है। तो उस तरह से आपकी स्टैगर्ड मैनर में आपकी टाइम के हिसाब से क्लासेस चलेंगी, पर रोज चारों सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, तभी आप 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड, आपको कभी भी किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप समझो, अगर हम एज अ टीचर आपको हर रोज 5 दिन पढ़ा रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपका फर्ज बनता है कि आप भी हमारे साथ 5 दिन पढ़ें, आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। अब स्किप करने का मतलब क्या सर, हम हमेशा आपके साथ लाइव क्लास में ही जुड़े, या फिर हम बाद में एज अ रिकॉर्डेड क्लास इसको देख लें? तो बच्चे दोनों ही प्रेफर्ड हैं। कई बार क्या होता है कि आप उस वक्त लाइव क्लास नहीं ले पाते, तो आप उसी दिन कोशिश करेंगे कि आप अपने रिकॉर्डेड क्लास को देख लें, पर किसी भी हालत में यू डोंट हैव टू स्किप एनी क्लास। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो आप स्किप ना करें किसी भी क्लास को टू अवॉइड एनी बैकलॉग। और नॉर्मली आमतौर पर ऐसे देखा गया है कि जब आप एक क्लास को मिस करते हैं, एक टॉपिक को मिस करते हैं, तो अगला टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, अगला टॉपिक आपको समझ नहीं आ पाते, बिकॉज हर टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसका पढ़ाने का एक सीक्वेंस होता है, उसका एक ऑर्डर होता है। हमेशा टीचर A to Z चलता है ना। तो अगर आप बीच में किसी भी एक क्लास को मिस करेंगे तो आपका लैट टूट जाएगा, आपका फ्लो टूट जाएगा, और वापस उस फ्लो को बनाने के लिए आपका बैकलॉग क्रिएट होना शुरू होता है। तो कोशिश करें हर रोज हमारे साथ लाइव क्लास में पढ़ें, या फिर आप हमारे साथ अपनी रिकॉर्डेड सेशन में भी उसको पूरा कर सकते हैं, बट डू एवरी डे क्लास, है ना। आपको स्किप नहीं करना चाहिए, इससे आपका बैकलॉग नहीं आएगा, ठीक है। सर उसके बाद क्या हमारे को होमवर्क के क्वेश्चंस या DPP सॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको होमवर्क के प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस देता है, या आपको DPP प्रोवाइड की जाती है, उसके सॉल्यूशंस भी आपके पास होते हैं। तो कोशिश क्या करनी है, अगली क्लास लगाने से पहले ही आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना, या आपको DPP को पूरा करना है। उसके बाद आप सभी बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए या टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, अगर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जा रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। आपको टेस्ट क्यों देना है, इससे आपको अपनी प्रेपरेशन का पता चलता है कि आप एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है ना। अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है और 100 का 100 बच्चा टेस्ट दे रहा है तो एक रैंकिंग भी आती है उसके अंदर, है ना, रैंकिंग भी आती है। तो आपको पता होता है कि आप 100 बच्चों की क्लास में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। तो ये टेस्ट आपकी भलाई के लिए,
आपकी प्रेपरेशन को जज करने के लिए है, तो इसको आपने कभी भी किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। फिर बात आती है, सर क्या हमारे को सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालना चाहिए? अब देखो, 6 से 8 घंटे तो आप पढ़ ही रहे हो, 6 से 8 घंटे तो आप हर रोज पढ़ रहे हो, 5 दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, हमारे साथ। तो अब ऐसे में क्या आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम देना चाहिए? बिल्कुल, आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। और ये सेल्फ स्टडी कितने घंटे की होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो रोज आपकी सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए, सो दैट 8 से 10 घंटे आपका एक टोटल स्टडी टाइम होगा डेली। ये टोटल डेली स्टडी टाइम आपका बनेगा। भाई 24 घंटे हैं आपके पास, अगर इस 24 घंटे में से आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी भी मोर देन हाफ ऑफ द डे आपके पास पढ़ा है ना। आपको जो बोला जा रहा है वो है 10 घंटे की पढ़ाई, जिसमें से 6 से 8 घंटे की पढ़ाई तो आप हम टीचर्स के साथ करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की पढ़ाई आप खुद अपनी डेली प्रैक्टिस करेंगे। अब बात उठती है, सर डेली हमारे को सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने चाहिए, तो वो बेटे आप बांट सकते हो, वो आप बांट सकते हो, ठीक है ना। किसी दिन आपने किसी एक सब्जेक्ट को दे दिया तो अगले दिन किसी और सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर लिया, या फिर दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जैसे कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके साथ एक थ्योरी का सब्जेक्ट ले लो, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। फिर मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को लगाना है, उसके साथ एक और थ्योरी का सब्जेक्ट ले लो विच इज लॉ। तो इस तरह से आप पेयरिंग कर सकते हो और इस तरह से अपने माइंड को ट्यून कर सकते हो कि हर रोज 2 से 3 घंटे की आप खुद की डेली प्रैक्टिस निकाल सको, ठीक है। तो ये भी आपने कोशिश करना है। अब ये जो 14 घंटे बच गए, इस 14 घंटे में से हमेशा याद रखना कि एटलीस्ट 8 घंटे की तो डेडिकेटेड स्लीप होनी ही चाहिए। बचेंगे 6 घंटे, इस 6 घंटे में आप जो मर्जी करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है ना। ये 6 घंटे आपके बोनस हैं, आप इसको जैसे मर्जी खर्च करो, जैसे मर्जी इसको यूज करो, बट कोशिश ये करना 10 घंटे की पढ़ाई और 8 घंटे की नींद, ये जरूरी है, ठीक है। चलो, इसके बाद कोशिश हम क्या करेंगे, सभी बच्चे, जो भी बच्चे जनवरी का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जनवरी 25 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन सभी बच्चों का कोर्स कब तक खत्म हो जाना चाहिए? एटलीस्ट 30 नवंबर से पहले पहले सभी सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। नॉर्मली जब आप एक किसी कोचिंग पे पढ़ते हो या किसी गाइड के अंडर पढ़ते हो, तो वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि एटलीस्ट 1 महीने पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाए। तो जनवरी अटेम्प्ट अगर आपको देना है तो 30 नवंबर तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सभी सब्जेक्ट का, तो आपके पास 1 महीना पूरा बचेगा, पूरा 1 महीना बचेगा। और उस 1 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे कोर्स की रिवीजन करनी पड़ेगी। तो 1 महीना एटलीस्ट आपके पास बचना ही चाहिए ताकि आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सको, ठीक है। तो 30 नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे चारों सब्जेक्ट्स का, और फिर 1 महीना लगा के उस सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्स को रिवाइज करने का हम काम करेंगे। इसके बाद क्या होना चाहिए? जब आप रिवीजन करते हो, ये मैं बता रहा हूं, जब आप अपने रिवीजन के टाइम पर पहुंचोगे, यानी कि जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो रिवीजन में आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आप रिवीजन टेस्ट पेपर का ध्यान रखेंगे, और जो हमारा इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर लेता है, उन मॉक टेस्ट पेपर का भी आप यहां पर यूज करेंगे। अब सभी सब्जेक्ट्स के तो आरटीपीज या एमटीपीज नहीं होते हैं, पर जिनके भी आपके पास आरटीपीज होंगे, एमटीपीज होंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। और यहां पर मेरी सलाह या मेरा मानना यह है कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स, मैं ज्यादा अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 4 अटेम्प्ट्स के सभी आरटीपीज और सभी एमटीपीज को सॉल्व करने की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 25 अटेम्प्ट दे रहा होता, तो 30 नवंबर तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करता, और जो बचा हुआ 1 महीना है उसके अंदर मैं सभी आरटीपीज, सभी एमटीपीज जो पिछले 4 अटेम्प्ट के होंगे, प्लस जो हमारे इस अटेम्प्ट के होंगे, जो हमारे जनवरी 25 अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी होगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, और इससे पिछले 4 अटेम्प्ट्स के जितने भी आरटीपीज एमटीपीज हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। इससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि हमारी डायरेक्शन सही है कि नहीं है ना, कि हमने जिस तरह से अपनी प्रेपरेशन करी है, हमने जिस तरह से अपनी पढ़ाई करी है, क्या वो बिल्कुल उस फॉर्मेट के हिसाब से, जिस फॉर्मेट के हिसाब से हमारे एग्जाम्स लिए जाएंगे, हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप
इन सभी आरटीपीज और एमटीपीज को सॉल्व जरूर करें, ठीक है। अब केवल आरटीपी और एमटीपी करके भी आपको कई बार आपका मन नहीं भरता, कई बार आपको लगता है नहीं यार अभी भी मेरी को कहीं ना कहीं कुछ कमी है, मुझे चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाए या मुझे एक ही दिन में सारी रिवीजन हो जाए जो एग्जाम डेट से पहले हो, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए वन शॉट्स लेके आते हैं, वन शॉट रिविजन्स, यानी कि हर चैप्टर का एक शॉट में रिवीजन। अब वो वन शॉट 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो चैप्टर टू चैप्टर और डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो वन शॉट रिविजन्स भी आप यूज कर सकते हैं और आप मैराथन सेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन शॉट से क्या होगा, आप सिंगल सिंगल चैप्टर को हमारे साथ रिवाइज कर पाएंगे, और मैराथन सेशन में क्या होगा कि आप 8 घंटे या 10 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस टॉप टू बॉटम ए टू जी कंप्लीट रिवाइज कर पाएंगे। तो इस तरह से जो आपने 4 महीने में सीखा, जो 4 महीने में सीखा उसको 1 महीने में कैसे कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, फिर 1 दिन में उसको कैसे मैराथन सेशन के थ्रू आपको कंसाइसली रिवाइज करना है। तो ये आपका कुछ तरीका होना चाहिए कि किस तरह से आपकी जनवरी अटेम्प्ट का जो प्रैक्टिस है, जनवरी अटेम्प्ट की जो आपकी प्रिपरेशन है वो कैसे चलनी चाहिए। सो दिस इज ओनली अ डायरेक्शन जो मैंने आपको दी है यहाँ पर, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अंत में आपको ये याद रखना है कि आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए हर दिन। मैंने आपको बोला ना, हर दिन 8 घंटे तो आपको सोना ही है, हर दिन 8 घंटे तो आपको सोना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बिकॉज आने वाला जो आपका पीरियड होगा ना, आने वाला सीए फाउंडेशन के बाद जब सीए इंटर आएगा या सीए फाउंडेशन आएगा, तो ये 8 घंटे की नींद लेना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी बॉडी प्रॉपरली चैनलाइज्ड हो, शुरू से ही प्रॉपरली ट्रेंड हो, तो ये मैं आपको ये बोलूँगा कि 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, और आप बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड के साथ और हेल्दी बॉडी के साथ ही चलें आगे, ठीक है ना। दिमाग शांत होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल डिटर्मिन्ड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, और आप एक हेल्दी बॉडी के साथ आगे चले। अब इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जो भी बच्चा जिस भी चीज़ में रिलैक्स हो सकता है, जिस भी चीज़ से अपने आप को फिट रख सकता है ना, वो यहाँ पर ऑप्ट कर सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। किसी बच्चे को साइकिलिंग करना पसंद होगा, किसी को म्यूजिक से रिलैक्सेशन मिलता है, कोई बच्चे योगा में इंटरेस्टेड होंगे, कोई बच्चे जिम जाने से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं करना आपको, तो सिंपल आप टहलो, यू वॉक डेली, है ना। इससे भी आप अपने आप को शांत और रिलैक्स और अपनी बॉडी को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल जर्नी। पूरी जर्नी में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पढ़ाई आपको नहीं करनी है, आपको अपने आप को रिलैक्स और डिटर्मिन्ड और फोकस्ड रखना है, ठीक है ना। और अंत में आप सभी बच्चों को अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको याद रखना है, अपने आप को बार बार याद दिलाना है अपने आप को कि आपसे ये सीए फाउंडेशन इजीली क्रैक हो जाएगा। यू शुड बी डिटर्मिन्ड, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी फोकस्ड इन योर प्रेपरेशन, कि आपको एक ही अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। हमें किसी भी बच्चे को दूसरे अटेम्प्ट के बारे में सोचना नहीं है, एक ही अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे और उसको निकाल के रहेंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको प्रोवाइड की है, जो आपको एक तरह से आपका प्रेपरेशन कैसा होना चाहिए उसकी एक स्ट्रैटेजी बना के दी है, ये बहुत अच्छी लगेगी, यूजफुल होगी। और सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ अगले 4 महीने 5 महीने आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सीए फाउंडेशन की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे, और जब जनवरी 25 का अटेम्प्ट देंगे तो आप एकदम तैयारी के साथ अटेम्प्ट देंगे और एक ही बार में सीए फाउंडेशन क्रैक करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। सो विद दिस आई विश यू गुड लक and stay healthy and blessed. Take care. Bye.